बायोलॉजी में स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं रिवीजन कैसे करें, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम को यूज कैसे करें और आंसर राइटिंग और डायग्राम में उनके मार्क्स अक्सर कट क्यों हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मेरे साथ हैं प्रफुल्ल चंद्रन सर, जिनको टीचिंग में 18 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। वो आंसर शीट चेकिंग, एग्जाम पैटर्न और हाई स्कोरिंग आंसर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लास्ट 30 डेज का सॉलिड बायोलॉजी रिवीजन प्लान, हाई स्कोरर्स वर्सेस लो स्कोरर्स की आंसर कॉपीज में डिफरेंस क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट, डायग्राम्स, पीवाईक्यूज और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। अगर आप बायोलॉजी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स एम कर रहे हैं, देन डू वॉच दिस एपिसोड टिल द वेरी एंड। हेलो सर, वेलकम टू द मृदुल सचान शो। हेलो मृदुल जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लास्ट के 30 डेज में बायोलॉजी का रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। जो रिवीजन प्लान है, एक मंथ का जो टाइम मिलेगा, उसको क्या है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों को रिवीजन करना रहेगा। इसमें क्या होता है कि जो आपका वेटेज है, जो जो टॉपिक्स है, उसके वेटेज के हिसाब से बच्चे जो है रिवीजन को प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम 12th की बात करें तो जैसे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जो आपका पूरा एक जो यूनिट है वो करीबन 20 मार्क्स का आता है। रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स का, इकोलॉजी 14 मार्क्स का, ठीक है ना। और एनसीईआरटी को कोर लेना है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी से ही रिवीजन करना है। तो जैसे पहले हफ्ते में बच्चे क्या कर सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो है, इस चैप्टर पे फोकस करें, जिसमें 2 दिन लगाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, डे 1 एंड डे 2। फिर उसके बाद में तीसरे और चौथे दिन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको रिवाइज करें। फिर उसके बाद में 5वें और 6वें दिन जो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के जो प्रिंसिपल्स है उसको जो है कवर करें। और फिर 7वें दिन एक सैंपल पेपर, एक सेल्फ असेसमेंट पेपर जो है उसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये एक पहले हफ्ते का हो गया। इसी तरीके से जो सेकेंड वीक है उसमें जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, ये वाला चैप्टर उठा ले। और उसमें खास करके डीएनए स्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। इन सब पे जो है अच्छे तरीके से फोकस करे, उसको अच्छी तरीके से पढ़े। और फिर उसके बाद में जो है 2 दिन इसमें लगा दे दूसरे हफ्ते के। और फिर उसके बाद तीसरे दिन जो है ये एवोल्यूशन चैप्टर, राइट, उसको जो है उसको देखे। और उसके बाद में चौथे और 5वें दिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट, ये वाला चैप्टर कर ले। और 6वें दिन जो 6th डे में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, इतना कर ले। और लास्ट में संडे वाले दिन जो है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है ना। और वीक 3 में इनको इकोलॉजी जो यूनिट है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और इसमें जो है आपका जैसे इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी है, जो कि पहले 2 दिन ये रिवाइज कर सकते हैं बच्चे। फिर उसके बाद में तीसरे दिन जो है एनवायरमेंटल इश्यूज हो गया। फिर ये जो पॉपुलेशन वाला जो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर है उसको जो है बच्चे प्रॉपरली इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डे वाइज जो है। और फिर उसके बाद चौथे दिन जो है इकोलॉजी यूनिट जो है उसको रिव्यू कर सकते हैं। और लास्ट में जो है ये इसी तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स लगा सकते हैं, एमसीक्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये 4 हफ्तों में चैप्टर्स को डिवाइड कर लेंगे बच्चे, तो बहुत अच्छे से जो है वो रिवीजन हो जाएगा, है ना, बच्चों का। और 10th वाले जो है लाइफ प्रोसेस चैप्टर पहले हफ्ते कर सकते हैं। दूसरे हफ्ते कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उसको जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। और फिर इसी तरीके से जो है तीसरे हफ्ते इन जो हेरिडिटी एंड प्रिंसिपल्स और साथ में रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ये चैप्टर ये 2 हफ्तों में इसको जो है इसका रिवीजन कर सकते हैं। और फिर इसी तरीके से लास्ट में जब एक बार सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाए तो एक मॉक पेपर जो है उसको सॉल्व कर ले। चाहूंगा मृदुल जी कि जो 10th में बच्चे जो हैं वो बायोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, जबकि बायोलॉजी का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है।
लाइक बायोलॉजी 30 मार्क्स की आती है 10th में, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 25-25 की है, जो अब जो नया पैटर्न भी है उसके हिसाब से। तो बच्चों को बायोलॉजी में जरूर फोकस करना चाहिए ताकि साइंस में ओवरऑल उनके मार्क्स अच्छे आए। तो सर अब रिवीजन प्लान के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 15 मिनट्स का जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम मिलता है उसको बायोलॉजी में किस तरह से यूज करना चाहिए? ये बहुत ही बड़ा क्रूशियल टाइम होता है, ये जो 15 मिनट होता है ना। और 15 मिनट्स का ये जो रीडिंग टाइम है, बच्चे, मैंने जहां तक देखा है, बच्चे क्या करते हैं, तुरंत एमसीक्यू सॉल्व करने लग पड़ते हैं, है ना, क्वेश्चन पेपर में मार्क करने लग जाते हैं। ये बहुत ही गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये जो पहला 15 मिनट होता है ना, ये एक्चुअली में क्या होता है कि बच्चों को एक चीज प्लान करने के लिए भी होता है। तो सबसे पहले जो है 3 से 5 मिनट जो है वो क्वेश्चंस को पढ़ने में लगाए, देखे कि कहीं कोई एरर तो नहीं है किसी क्वेश्चन में, है ना, और सारे क्वेश्चंस को देख ले, हमारे पास में सारे पेजेस हैं कि नहीं है, पेजेस को काउंट कर ले, ये सारी चीजें कर ले। फिर उसके बाद में जो है जो बच्चे क्या करें कि जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पहले, सबसे पहले 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको आप रीड करिए। चॉइसेस होते हैं उसमें, तो आप उसी टाइम पे प्लान कर लीजिए कि कौन सा का क्वेश्चन जो है हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्लानिंग होती है ना, ये इन 15 मिनट्स में बच्चे कर सकते हैं। तो दे कैन स्टार्ट विथ 5 मार्क्स, यानी जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उसके बाद में फिर उसके बाद जो है और आगे जैसे 3 मार्क्स के हो गए या जो है 2 मार्क्स के हो गए, इस तरीके से बच्चे जो है प्रायोरिटाइज कर ले। तो उसी टाइम के बच्चे ये देख ले कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो एक बार उसको रीड कर ले। सॉल्व नहीं करना है, उसी में आपको पूरा प्लान करना है कि आपने पेपर में कौन कौन सी चीजों को अटेम्प्ट करनी है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। ये इस तरीके से बच्चे इन 15 मिनट्स को जो है प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट सर, तो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट की आंसर शीट और एक लो स्कोरिंग स्टूडेंट की आंसर शीट में क्या क्या डिफरेंसेस होता है? जब आप एक हाई स्कोरिंग स्टूडेंट का आंसर शीट देखते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि इनका जो पेपर करने का जो तरीका होता है, वो बेसिकली उसका प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चंस बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बड़ी लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखते, बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं जिसमें कि कीवर्ड्स होते हैं, जिससे एग्जामिनर जब भी पेपर्स चेक करते हैं तो वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, राइट। जो डायग्राम्स होते हैं उनके बड़े क्लियर होते हैं, और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि जब भी वो किसी तरह का कोई भी डायग्राम बनाए, तो डायग्राम में उसका जो नाम जरूर लिखे डायग्राम के नीचे, है ना, और पेंसिल से डायग्राम बनाए, प्रॉपर उसका जो साइज है डायग्राम का वो प्रॉपर होना चाहिए, और साथ ही साथ में अननेसेसरी पॉइंट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। और एक जो डिफरेंस जो हम देखते हैं, जैसे जब डिफरेंसेस की बात आती है, कंपैरिजन की बात आती है, इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, तो हमेशा कोशिश करें कि टैबुलर फॉर्म में इसको लिखे, ठीक है ना, टेबल बना के पॉइंट वाइज डिफरेंसेस लिखे, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें, और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि क्वेश्चंस को हमेशा एक सीक्वेंस में करें, बहुत ज्यादा रैंडम जो है क्वेश्चंस को ना करें। जो बच्चे प्रॉपरली मार्क्स नहीं ला पाते, एक तो उनकी हैंडराइटिंग होती है, दूसरा बड़े इररेलेवेंट पॉइंट्स लिखते हैं वो, ठीक है ना, वो मतलब जो है जो मेन जो पॉइंट होता है आंसर का वो नहीं लिख पाते हैं। और इससे मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा मृदुल जी, कि जो पहला जो 15 मिनट होता है ना, उसमें ये भी बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को समझे। क्या होता है कि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते प्रॉपरली, है ना। और इस समय चूंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है कि भाई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा है और मुझे क्या लिखना है। ये जो पहला 15 मिनट है, इसमें ये काम भी बच्चे कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि सही आंसर लिखा जाएगा, और टू द पॉइंट आंसर लिखे और हाईलाइट करें जो मेन पॉइंट्स है। और ये भी याद रखें, ब्लैक इंक का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना।
हर पूरा आंसर आपको ब्लू इंक से नहीं लिखना है, और जहां पर आपने हाईलाइट करना है वहां पे पेंसिल से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर पेन से ही आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो सर बायोलॉजी का पेपर हमें किस सीक्वेंस में अटेंड करना चाहिए? जिस सीक्वेंस में हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सेक्शन सी के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आ रहा है, तो हम सेक्शन सी को पहले कर दें, या फिर सेक्शन बाई सेक्शन ए पहले फिर बी फिर सी, इस सीक्वेंस में चलना चाहिए? देखिए सीक्वेंस आप देखिए मैं एडवाइस दूंगा कि हो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन पहले करना है तो आप करिए, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आप उस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को एक साथ, राइट, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, तब आप दूसरे सेक्शन पे जाइए। ऐसा नहीं करना कि चाहिए कि मैंने स्टार्ट किया सेक्शन सी से, मैंने 4 क्वेश्चन सेक्शन सी के कर लिए, फिर अचानक से मैंने सेक्शन बी शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब जो बाकी बचे हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन, वो मैंने बिल्कुल आखिरी में कहीं बीच में कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। आप एक सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस सेक्शन को पूरा अटेम्प्ट करिए, भले ही आप उस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करिए या बाद में अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा जहां तक टाइम एलोकेशन का है तो मैं बताता हूँ, ये 3 घंटे का पूरा पेपर होता है, राइट, 3 आवर्स का पेपर होता है, जिसमें सेक्शन ए जो होता है वो 20 मिनट आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन टेक 20 मिनट्स, जिसमें कि जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो आप कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं कि भाई 4 ऑप्शंस है, इसमें 2 ऑप्शंस बिल्कुल भी गलत हैं, उसको मैंने हटा दिया, फिर जो 2 सही ऑप्शंस हमें लग रहे हैं उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सब करने में हम चाहते हैं कि जो सेक्शन ए है वो बच्चा 30 मिनट लगाए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सेक्शन बी है, जिसमें कि बुलेट पॉइंट्स में बच्चे आंसर दे, हाफ पेज का लगभग एक आंसर होना चाहिए, उसमें बच्चे 20 से 25 मिनट तक लगा सकते हैं, ठीक है ना। 20 से 25 मिनट जो है सेक्शन बी में लगाए। सेक्शन सी जो होता है वो थोड़े लॉन्ग आंसर्स होते हैं, जिसमें डायग्राम्स की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें जो है बच्चे 30 से 35 मिनट लगा ले, ठीक है ना। 30 to 35 मिनट्स जो है, और नीटली लेबल डायग्राम्स जरूर बनाए जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। और कई बार क्वेश्चंस में ये नहीं बोला जाता कि आपको डायग्राम बनाना है, पर जब कोई चीज एक्सप्लेन करनी, जैसे आपको बोला गया कि डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करिए, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई चीज तो हमें उसका डायग्राम बनाना है, राइट। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर सेक्शन डी जो होता है उस, और डी और ई जो है, ये मिला के मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चंस एक तरीके से होते हैं, तो करीबन 70 से 80 मिनट जो है वो लगा सकते हैं। और लास्ट में कम से कम 10 मिनट रखिए जरूर रिवीजन के लिए, मतलब जब आप पूरा पेपर कर ले तो कोशिश करिए कि 10 मिनट पहले आपका पेपर हो जाए, और फिर उसके बाद में आप जो है पूरा एक बार थॉरली रिवाइज करिए कि कोई चीज गलत तो नहीं लिखी, कोई चीज छूट तो नहीं गई, है ना। तो ये सारी चीजें जो है उस 10 मिनट या 10 से 15 मिनट में आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाइम एलोकेशन कर सकते हैं। तो सेक्शन ए 20 मिनट, सेक्शन बी 20 से 25 मिनट, सेक्शन सी जो है वो 30 से 35 मिनट, सेक्शन डी और ई 70 से 80 मिनट, ठीक है ना। तो इसमें आप में की सेक्शन डी और ई जब भी आप अटेम्प्ट करें तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, क्योंकि ये सब लॉन्ग आंसर्स होते हैं, तो इसमें जो है इस चीज का बड़ा ध्यान दें, ठीक है। तो पैराग्राफ वाइज लिख भी रहे हैं पर हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, इस चीज का बड़ा ध्यान दें। फिर 10 मिनट लास्ट में बचेगा, 10 से 15 मिनट, तो वो आप रिव्यू कर सकते हैं अपने पूरे पेपर। तो अब चैप्टर वाइज बता दीजिए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, ताकि स्टूडेंट्स को और भी आसानी हो प्रिपेयर करने में। 12th में जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो चैप्टर्स में एक आपका जो पूरा यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, वो 20 मार्क्स का रहता है, ठीक है, 20 नंबर का रहता है, जिसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो करीबन 8 नंबर का रहता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो करीबन 10 नंबर का होता है। और इवोल्यूशन से जो क्वेश्चन आता है वो करीबन 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और इसमें डायग्राम्स पे बड़ा फोकस करना रहेगा, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन का हो गया या पुनेट स्क्वायर हो गया, है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस वगैरह में। तो इन सब चीजों का
बच्चों को बहुत ख्याल रखना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन जो रहता है जो कि 16 नंबर का होता है, अराउंड 16 मार्क्स का होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो 7 मार्क्स का रहता है, ठीक है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है वो 6 मार्क्स का रहता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो 3 नंबर का रहता है, ठीक है, 3 मार्क्स का रहता है। तो इसमें भी डायग्राम्स वगैरह को अच्छे से देखना है, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, है ना, और जो है एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह के जो कुछ फिगर्स हैं वो जो है जरूर इस पे देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद लो वेटेज यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका 10 नंबर में आ जाता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये वाला जो पूरा यूनिट रहता है वो करीबन 10 नंबर उसमें जो है वो कैरी करता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से बच्चे जो है अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास 10 की अगर हम बात करें सर, तो जैसे लाइफ प्रोसेस है वो 10 नंबर का आता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो 5 नंबर का रहता है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये भी 5 नंबर का होता है। आवर एनवायरनमेंट 5 नंबर का होता है। हेरिडिटी जो होता है वो भी 5 नंबर का है। एक तरीके से सभी कुछ 5-5 नंबर के हैं। जो आपका जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, 10th की बात हम कर रहे हैं, वो 10 नंबर का होता है, ठीक है ना। बाकी सब 5-5 नंबर के होते हैं। तो यानी पहला जो चैप्टर है उसको अच्छे से तैयार करना है। लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स किस तरह से बना सकता है? अब रिवीजन नोट्स की बात करते हैं सर, तो सबसे पहले आप हाई वेटेज यूनिट्स को पहले प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। जैसे जेनेटिक्स हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना, ये 2 हाई मतलब वेटेज यूनिट्स है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, पेपर में। तो इसमें जो है सबसे पहली चीज जो एक्सप्लेनेशंस होती है ना, जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है, या इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं, या डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, इसका फ्लो चार्ट बनाए बच्चे, ठीक है ना। तो इसको ना फ्लो चार्ट बना के, और उस फ्लो चार्ट में एक एक पॉइंट की क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप रिवीजन नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से डायग्राम्स बना सकते हैं। लेबल डायग्राम्स हो गया, फ्लावर का हो गया, हार्ट का हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ में कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है। जैसे मतलब जैसे क्या कहते हैं कि कंपैरिजंस हो गए या डिफरेंसेस हो गए, ठीक है ना। तो इन सब का बड़ा ध्यान रखना है। तो जब आप नोट्स बनाएं तो इन सबको जरूर जो है वो करें। फिर इसी तरीके से क्या कहते हैं फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि देखिए नोट्स के केस में क्या होता है कि हर बच्चे का एक अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चा किस चीज से उसको कोई चीज बड़ी जल्दी याद हो जाए। तो सबसे बढ़िया हमारे को लगता है माइंड मैप बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो नोट्स बना सकते हैं। और इसी तरीके से जब एनसीईआरटी पढ़ें तो 2 कलर के पेन रखें। एक आप पिंक रख सकते हैं, एक आप ग्रीन रख सकते हैं। तो एक में आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकते हैं, और एक कलर से आप फैक्ट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये फैक्ट है और ये जो है हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस तरीके से। तो ऐसे करके आप जो है कुछ नोट्स बना सकते हैं। ओके सर, तो इस टाइम पे पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर हम पीवाईक्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों से यही बोलते हैं कि जो है चैप्टर वाइज जो है सबसे पहले पीवाईक्यू देखें। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जैसे 10th में हम बच्चों को मी एंड माइंड की कुछ वर्कशीट्स, पुल आउट वर्कशीट्स होती हैं जिसमें चैप्टर वाइज वर्कशीट्स दिए गए होते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि बेटा आप एक चैप्टर पढ़िए और उस चैप्टर से रिलेटेड आप वर्कशीट्स को उठाइए और उसको करके पहने, ठीक है। तो वर्कशीट्स जब आप करते हैं तो उसमें अलग अलग जो है वेटेज के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं उतने वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आप करिए। सबसे पहले हाई वेटेज यूनिट्स को उठाइए, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम 12th की बात करें तो रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो इस तरह के जो हाई स्कोरिंग, हाई वेटेज यूनिट्स होते हैं उसको पहले उठाइए, और उसके जो हैं
मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज आपके इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, मार्केट में कई सारे जो है बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले उसको चैप्टर वाइज जो है उसको सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद में जब ये हो जाए तो उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पलर में क्या होता है कि जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो उस वो भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ में जो कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं एनसीईआरटी में, ये उसको बुक को जरूर पढ़िएगा। तो एनसीईआरटी के जो कीवर्ड्स हैं वो जरूर देखिएगा कि जब आप आंसर्स लिखते हैं, जब आप सॉल्व करते हैं, और देखिए लिख के पेपर को सॉल्व करना है, ये बहुत जरूरी। तो जब आप रिवीजन करने बैठते हैं या जब आप प्रिपेयर करने बैठते हैं, तो आपने मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा या 2 चैप्टर्स आपने पूरे पढ़ दिए, उसके बाद में उस पर्टिकुलर चैप्टर के आपने पीवाईक्यू निकाले और उतने क्वेश्चंस लिख के करे। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में भी वो चीज बनी रहेगी। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट अगर आप शुरू से कंसिस्टेंट होकर इस तरीके से वर्क करते हैं तो ये हमेशा आपको फायदा ही देता है। ओके ना जी। तो सर आपने डायग्राम्स के ऊपर काफी एम्फसाइज करा है, तो उस वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, खासकर लेबलिंग वाला पार्ट। उसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि वो बार बार भूल जाते हैं कि इस पार्ट का क्या नाम था, उसका क्या था। तो डायग्राम्स को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, डायग्राम्स के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? डायग्राम्स के लिए देखिए स्ट्रैटेजी क्या होती है कि पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि जो डायग्राम होता है वो क्या होता है। डायग्राम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने का एक जरिया होता है ग्राफिकली, ठीक है ना? आप ऐसे मान के चलिए ये कोई ड्राइंग या आर्ट वर्क नहीं है, राइट? क्या होता है ना कि आप अगर कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं साइंस में, तो आप क्या करते हैं कि उसका एक फिगर बनाते हैं कि भाई देखो इस तरीके से ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, ये इस तरीके से गया, एरो को बनाया कि हमने किसी चीज का डायरेक्शन दिखाया। तो डायग्राम भी वही चीज होता है, ठीक है? तो डायग्राम को हमेशा जब भी आप बनाएं तो कोशिश करें कि डायग्राम जो है आप खुद एक्सप्लेन करते हुए, यानी आप क्या पार्ट बना रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो डायग्राम को हमेशा उस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। और लेबलिंग बहुत जरूरी है। लेबलिंग जो है हमेशा जो है राइट हैंड साइड में जो है एरो बना के आप उसकी लेबलिंग करिए। और मैं कुछ डायग्राम्स बता रहा हूँ यहाँ पे इस पॉडकास्ट पे, बच्चे उन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो उनका जो है काफी सारा जो है डायग्राम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। जैसे रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, जो पूरा यूनिट है, उसमें टीएस ऑफ मैच्योर एंथर, ठीक है ना, उसकी प्रिपरेशन कर ले। एलएस ऑफ ओव्यूल, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओव्यूल, ठीक है ना, जिसमें कि इंटेगुमेंट्स को लेबल करे, माइक्रोपाइल को लेबल करे, ठीक है। फिर इसी तरीके से एम्ब्रियो सैक, डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा जो डायग्राम है उसको अच्छी तरीके से जो है प्रिपेयर करे। फिर जेनेटिक्स में जो है न्यूक्लियोसोम आ गया, या डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसको कर ले। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से कर ले। और स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, ठीक है ना, तो इसका जो फिगर है उसको प्रॉपरली उसको देख ले, एनसीईआरटी में है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया, ठीक है ना। ये जो है इन डायग्राम्स को भी एक प्रॉपरली इसको स्टडी कर ले, सर। तो इतना अगर प्रॉपरली इसको कर लेते हैं तो काफी हद तक जो है उनको और फिर देखिए कोई चीज समझानी हो तो कुछ में क्या होता है कि बड़े कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स नहीं होते हैं। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है ना, तो उसमें जो आपका जो है फॉक वाला जो स्ट्रक्चर है उसको देख ले। फिर जब लैक ऑपरॉन समझा रहे हो तो उसको भी एक फिगर जरूर बनाए, है ना। ये सारी चीजें जो होती हैं ये बड़े कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स नहीं होते, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, ठीक है ना। हाँ, 10th में कुछ डायग्राम्स हैं जो बच्चों को थोड़े से कभी कठिन लगते हैं, पर फिजियोलॉजी में ये सारे डायग्राम्स करने पड़ते हैं। तो जैसे लाइफ प्रोसेस में हार्ट का डायग्राम है, ये 10th के बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करे। डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है, ये अच्छे से प्रिपेयर करे। नेफ्रॉन का डायग्राम है, ठीक है ना, ये अच्छे से प्रिपेयर करे। और इसी तरीके स्टोमेटा इन लीफ, फिर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है।
ये कुछ जो डायग्राम्स है ये अच्छे से प्रिपेयर करें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन का फिगर जो है ये जरूर देखें। और ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म वगैरह पे क्या फिगर बनाने को नहीं आता है, आजकल क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो फिगर दे रखा होगा, एक्सपेरिमेंट्स दे रखे होंगे, है ना, और उन एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आपको फिगर देख के पहचानना पड़ेगा कि ये भाई ये किस चीज का एक्सपेरिमेंट है। जैसे फोटोट्रॉपिज्म हो गया, जियोट्रॉपिज्म हो गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया, ठीक है ना। तो उसका उन्होंने एक फिगर दे दिया, अब आपको बताना है उस फिगर को आइडेंटिफाई करके ये फिगर क्या दर्शा रहा है ना, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरीके से जो है, और इसी तरीके से रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बाइनरी फिजन में भी दो तरीके का, जैसे लॉन्गिट्यूडनल है, अमीबा का अलग है, लेशमेनिया का अलग है, तो ये फिगर में जरूर देखना है। फिर इसी तरीके से जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये सब जो फिगर्स हैं, ये जो डायग्राम्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है 10th में। तो और कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से बायोलॉजी में अक्सर स्टूडेंट्स के मार्क्स कट हो जाता है? पेपर्स चेक करने जाते हैं, तो जब भी हम पेपर चेक करते हैं, जब भी कोई एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं, तो डेफिनेटली वो जितनी क्लैरिटी होती है ना आंसर में, उतना पेपर चेक करने में अच्छा लगता है, आसान होता है, ठीक है ना। और जितना ज्यादा, कई बच्चे क्या होता है कि उनको जब कुछ चीज आती नहीं है तो वो बहुत सारी चीजें फालतू की लिखते चले जाते हैं, और पॉइंट जो होता है, जो मेन मुद्दा जो होता है, जो क्वेश्चन एक्चुअली जिस चीज का होता है, उसका आंसर होता ही नहीं है। तो बच्चे को लगता है कि हमने तो बहुत लिख लिया पर हमको मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि लेंदी पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है ना। तो जब बहुत लेंदी पैराग्राफ्स लिखते चले जाते हैं तो कई बार जो है उसमें जो आपका जो मेन पॉइंट होता है आंसर का, जो कीवर्ड्स होते हैं, जो जिस्ट होता है आंसर का, वो छुप जाता है और फिर नहीं एग्जामिनर उसको पे निकाल पाता है। तो वही अगर आपने बुलेट पॉइंट्स में ले लिया तो जो है उसमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। फिर इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, सेक्शन की में जंपिंग, हैफेज़र्ड जंपिंग नहीं होनी चाहिए कि सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन करे, फिर बी के कर दिए, फिर हमने डी कर दिया, फिर ई कर दिया। मतलब आपको पेपर बहुत कंफ्यूजिंग नहीं बनाना है ना। तो उसको जो है आप जितना सीक्वेंशियल ऑर्डर में पेपर करते हैं उतना जो है वो अच्छा रहता है, ठीक है ना। एंड द थर्ड थिंग इज कि जब डिफरेंसेस की बात आती है तो ऑलवेज इट इज रेकमेंडेड कि डिफरेंसेस शुड बी रिटन इन टैब्यूलर फॉर्म, यानी टेबल बना के आपको डिफरेंसेस लिखने हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल जरूर दीजिए, ठीक है। डायग्राम्स बच्चे नहीं बनाते। अब बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बहुत छोटा सा बनाएंगे, जरा सा छोटा सा, कहीं कोने में एक छोटा सा एक डायग्राम होगा, वो कभी लेबल्ड होता है, कभी पेन से बना होता है और रफली बना होता है। ये गलत तरीका है, रफली नहीं बनाना है। डायग्राम जो है एटलीस्ट 3/4 पेपर जो है आंसर शीट का, इट शुड बी है, उसको डायग्राम के लिए होना चाहिए अगर कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। और डायग्राम का नाम जरूर लिखा होना चाहिए नीचे, है ना, कि किस चीज का डायग्राम है। ये मत सोचिए कि एग्जामिनर को तो पता ही होगा, तो डेफिनेटली पता होगा, बट वो होना चाहिए, ठीक है ना। कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करते हैं तो कीवर्ड्स अंडरलाइन करिए। तो जब आप ये छोटी छोटी चीजें जब आप करेंगे ना तो आप देखोगे कि लिटरली मतलब आपके जो पेपर जो है वो एक अलग लेवल का हो जाता है और उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और छोड़ के नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन हमको थोड़ा बहुत आता है तो लिख के जरूर आना है, क्योंकि थ्योरी है ना। तो अगर आपने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, कुछ रेलिवेंट पॉइंट बाय चांस निकल आता है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और भाई अगर आप बिल्कुल छोड़ आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर तो जीरो ही है, फिर तो कोई मतलब तरीका ही नहीं है मार्क्स देने का, है ना। तो इस चीज का भी बच्चों को बहुत ध्यान रखना है कि दे शुड नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। एवरी क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड। लास्ट में सर, अगर आपको इस ईयर के बोर्ड स्टूडेंट्स को एक पीस ऑफ एडवाइस देनी होगी तो वो क्या होगी? एडवाइस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, जो जिस तरह से मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने के लिए बोला आपको, वो आपको करना पड़ेगा, है ना। आप लिख के पढ़ी, मतलब जो जो CYQs लगाइए, जितना ज्यादा पेपर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे,
जितना ज़्यादा आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, उतना आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, ठीक है? तो ये तो शुरू जो आप जब पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, तब आप करेंगे। फिर जब लास्ट में जब थोड़ा टाइम रह जाता है, तो आपको क्या करना है कि की कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज़ करना है। एनसीईआरटी से आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और पेपर के 1 या 2 दिन पहले, ठीक है ना, कोई भी नई चीज़ मत पढ़िए। जो आपने पढ़ा हुआ है, उसको अच्छे से करिए। कोई कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि हमको नहीं समझ में आया या कुछ नहीं हमको आ रहा है, बिल्कुल भी हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। बट एटलीस्ट जितना आपको आ रहा है, उसको अच्छे से आप करिए, ठीक है ना? और जैसा कि मैंने बताया कि फ्लो चार्ट्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, है ना? उसको अपने पास रखिए ताकि आप बीच-बीच में उसको देखते रहें, ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। और बस एग्ज़ाम वाले दिन बहुत ही रिलैक्स होके भैया रात में अच्छे से जो है सो के, सुबेरे उठ के रात भर पढ़ाई नहीं करना है एग्ज़ाम के 1 दिन पहले। ये बहुत गलत तरीका होता है, क्योंकि आप रात भर पढ़ाई करेंगे, दिन में आपको नींद आएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके मतलब पढ़ने का, है ना? तो उसको अच्छी तरीके से और वहाँ पर रिलैक्स होके, बहुत ही रिलैक्स माइंड से आप जो है पेपर को रीड करिए और एग्ज़ाम दीजिए, है ना? बस यही है। और फिर बाकी तो फिर जो है ऑल द बेस्ट है बच्चों के लिए। All right, thank you so much sir for joining and sharing such deep insights. आपने बहुत ही डिटेल से सारी चीजें बताई हैं फ्रॉम चैप्टर वेटेज से लेके लास्ट मिनट प्रिपरेशन तक। एंड आई एम श्योर कि आपकी ये टिप्स स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी एक अच्छा स्कोर लाने में। Pleasure and all the best to all my students, and I hope they are going to do really very well in biology, है ना? तो बस, और 10th में मैं बच्चों को कह रहा हूँ बायोलॉजी जरूर पढ़े, तैयार करके जाएं, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है ना? तो उसको अच्छे से तैयार करें। All right, थैंक यू सो मच इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।